बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट जो है वो 16 हम करने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स की बेसिक्स जो थी वो मैं पिछली 2 वीडियोस में बता चुका हूँ, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप देख लीजिए। अब बेसिक्स के ऊपर तो कोई बात नहीं होगी, और अगर आपको आगे समझना है कि कायद-ए-आज़म और दूसरे मुसलमान रहनुमाओं ने पाकिस्तान बातचीत करके, बातचीत के ज़रिए कैसे हासिल कर लिया, तो आपको ये पिछली 2 वीडियोस लाजमी देखनी होंगी। ठीक है भाई। और अगर आप नहीं देखेंगे तो आप यकीन करें आपको बात समझ में ही नहीं आएगी कि कैसे मुमकिन है कि एक जगह पर कब्ज़ा कर रखा है अंग्रेज़ ने, ठीक है, और इतनी मुश्किलों से कब्ज़ा किया है, जंगें लड़ी हैं, ठीक है, ख़ुद भी मरा है, दूसरों को भी मारा है, और पता नहीं क्या क्या किया है। आया कहाँ से अंग्रेज़? इंग्लैंड से आया है, यूरोप के एक मुल्क से, ठीक है। और फिर उसी अंग्रेज़ से बातचीत की जाती है। हिंदुस्तानी जो है वो बात करते हैं, हिंदू भी बात करते हैं और मुसलमान भी बात करते हैं। तो बोलते हैं भाई आप हमें आज़ाद कर दें और यहाँ से आप वापस चले जाएं। तो मुसलमान जो है वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो यहाँ से वापस चले जाएं और हमें आज़ाद कर दें, साथ साथ हमें जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है जिन सूबों में, उनको मर्ज करके, उनको मिला के एक मुल्क बना दें जिसका नाम पाकिस्तान है, आप ये भी कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मान भी जाते हैं। कैसे मान जाते हैं? ये बड़ा अहम सवाल। कब्ज़ा करने के बाद आपने किसी की जगह पे कब्ज़ा किया है और सिर्फ आप बातचीत करते हैं और वो मान जाते हैं, ऐसे नहीं भाई। बातचीत तो की है, लेकिन बातचीत जो हुई है वो सारी आइनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ज़बान में बात की गई है, आइनी ज़बान में बात की गई है, सियासी ज़बान में बात की गई है, उस निज़ाम की ज़बान में बात की गई है जो निज़ाम अंग्रेज़ के अपने मुल्क में चलता है, जिसको जमहूरियत कहा जाता है, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। कब्ज़ा अंग्रेज़ ने बेशक हिंदुस्तान पर कर लिया था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, जमहूरियत थी, और जमहूरियत के अंदर जो है वो, डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ निज़ाम काम करते हैं, जैसे कि फ़ेडरल सिस्टम है, तो वहाँ पर भी फ़ेडरल सिस्टम ही था। फ़ेडरल सिस्टम के अंदर प्रोविंशियल सिस्टम होता है, तो वहाँ पर भी प्रोविंशियल सिस्टम था। और ये 2 किस्म के निज़ाम हुकूमत हो गए, फ़ेडरल सिस्टम भी हो गया और प्रोविंशियल सिस्टम भी हो गया। तो अंग्रेज़ जो है उसका ये यकीन था कि भाई अब ये इंडिया पे जो हमने कब्ज़ा किया है, इस सब कॉन्टिनेंट पे जो हमने कब्ज़ा किया है, तो यहाँ पर भी अगर हमें निज़ाम हुकूमत चलाना है तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एक ही तरीका आता है। ठीक है। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ ने यहाँ पर लॉज़, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जमहूरी अमल क्या होता है, जमहूरियत में पार्लियामेंट क्या होता है, जमहूरियत में सियासी जमात क्या होती है, जमहूरियत के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के जो 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस जो हैं, इनकी क्या अहमियत होती है, वोटिंग सिस्टम होता क्या है, वोट कैसे कास्ट किया जाता है, हल्के कैसे बनते हैं, और ये जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउसेस हैं, उर्दू में जिसको ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में इसी को जो है वो लोअर हाउस और अपर हाउस कहा जाता है। जो लोअर हाउस है वो नेशनल असम्बली कहलाता है पाकिस्तान में, और जो अपर हाउस है वो सेनेट कहलाता है पाकिस्तान में। इसी को इंग्लैंड में जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो नाम दिया जाता है, इसी ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी को। तो इन अ नटशेल आप ज़रा इस लॉजिक को समझिए, क्योंकि जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं ना, आपको समझ में ये बात नहीं आएगी कि पाकिस्तान बना कैसे। ये बड़ी मेन चीज़ है। इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स जो है उसके पार्ट 1 पार्ट 2 पीछे बनाए हैं, ताकि आपको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आए, डेमोक्रेसी समझ में आए, पार्लियामेंट समझ में आए, नेशनल असम्बली समझ में आए, सेनेट आपको समझ में आए, और
फेडरल सिस्टम आपको समझ में आए, फेडरल सिस्टम के अंदर जो प्रोविंशियल सिस्टम होता है वो आपको समझ में आए कि एक ही मुल्क के अंदर जहाँ वफाकी निज़ाम होता है, फेडरल सिस्टम होता है। ये ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, जहाँ वफाकी निज़ाम होता है, फेडरल सिस्टम होता है, तो उसके अंदर दो किस्म की हुकूमतें जो हैं वो नॉर्मली बना दी जाती हैं। एक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है और दूसरी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान को अगर देखें तो हर सूबे के अंदर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत मौजूद है, जिसका जो है वो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो है वो चीफ मिनिस्टर, इसको उर्दू में वज़ीर आला कहा जाता है, वो होता है। उसके बाद पूरे मुल्क का निज़ाम जो चला रहे होते हैं उनको जो है वो वफाकी निज़ाम कहा जाता है या फेडरल सिस्टम कहा जाता है या फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो दो किस्म की हुकूमतें हो गई, एक जो पूरे मुल्क के निज़ाम की ज़िम्मेदार हैं उसको हम वफाकी हुकूमत कहेंगे या फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे। दूसरी हुकूमत वो जो हर सूबे के अंदर बनी हुई है और उसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेंगे या सूबाई हुकूमत कहेंगे। सूबे के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी हुई है, जो सूबाई हुकूमत बनी हुई है, यहाँ का जो बड़ा है वो कौन है, यहाँ का बड़ा जो है वो चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आला है। और जो पूरे मुल्क को हम देख रहे हैं तो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर जो है वो कैबिनेट जो है उसके अंदर मिनिस्टर्स हैं और उन्हीं मिनिस्टर्स के अंदर से एक प्राइम मिनिस्टर है। तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बड़ा कौन है, वफाकी हुकूमत में बड़ा कौन है, तो वज़ीर आज़म है भाई, प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास इख्तियारात हैं सारे। समझ में आ रही है बात आपको? इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अपने मिनिस्टर्स भी हैं जो मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है कि यार पूरे मुल्क का निज़ाम चलाने वाली बात है या सूबे अलग अलग जो हैं उनके अंदर चीफ़ मिनिस्टर या वज़ीर आला मौजूद हैं, वो निज़ाम चला रहे हैं, तो बात तो वही हो गई। ये पूरे मुल्क का निज़ाम की क्या बात कर रहे हैं? जब हर सूबे के अंदर एक चीफ़ मिनिस्टर मौजूद है, सूबे का निज़ाम चला रहा है, तो भाई सूबे मिल के तो मुल्क बन गया ना। नहीं, बात यह है कि कुछ मामलात ऐसे हैं, यहाँ पर हदें हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जो वफाकी नौइयत के होते हैं, फेडरल सिस्टम के अंडर आते हैं, ठीक है, जिसका पूरे मुल्क से ताल्लुक़ होता है। जिसमें दो मिसालें देके मैंने आपको बात समझाई थी, एक आप रेवेन्यू को ले लीजिए और दूसरा जो है वो आप डिफेंस को ले लीजिए। तो ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो रेवेन्यू का पूरे मुल्क से ताल्लुक़ है और जो है वो डिफेंस जो है इसका पूरे मुल्क से ताल्लुक़ है। इसी तरह और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। पुलिस का महकमा जो है उसका सूबे से ताल्लुक़ है, आवाम के अंदर अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस जो है उसका महकमा सूबाई है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसी तरह महकमे या इदारे जो है वो डिवाइड हुए हुए हैं, कुछ जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अब इस सिनेरियो को जहन में रख के आप ज़रा अब चलें कहाँ, इंडिया में। और हाँ, एक और ख़ास बात जो मैंने बताई थी इंडिया जाने से पहले दोबारा, कि पार्लियामेंट के अंदर जो नेशनल असम्बली है यहाँ पर भी कानून साजी होती है और जो सेनेट है यहाँ पर भी कानून साजी होती है। मैं सेनेट के टॉपिक को छेड़ नहीं रहा अभी, क्योंकि ये मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, वरना ये तवील बात हो जाएगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर कानून साजी, इसको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये लॉ मेकिंग जो है ये क्या है, पूरी तफसील से मैंने ये बात आपको समझाई थी कि आप अगर एक कानून लेके आना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर कि भाई नमाज के औकात में जो है वो कारोबार बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये कानून आप लेके आएंगे, तो ये कानून आपको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि आपको वज़ीर आज़म होना पड़ेगा मुल्क का। दूसरी बात ये है कि फिर वज़ीर आज़म आप जब ही हो सकते हैं, आप ज़रा कनेक्शन देखिएगा, वज़ीर आज़म आप जब ही हो सकते हैं जब आपके पास जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर कौमी असम्बली के अंदर आपके पास जो सीट्स हैं उनकी मेजॉरिटी यकीनन आपके पास है, तभी तो आप वज़ीर आज़म हैं। फिर आपने जो अपनी कैबिनेट बनाई है, काबीना बनाई है, कैबिनेट या काबीना क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो ये ग्रुप है उसको हम कैबिनेट कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो आपने बनाई है, इसके अलावा आपके MNA और मौजूद हैं इसी नेशनल असेंबली के अंदर जो आपकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो MNA तो हैं आपकी ही पार्टी के, विनर्स के। समझ में आ रही है बात आपको? तो बहरहाल आपकी नेशनल असेंबली में सीट्स ज़्यादा हैं, आपके MNA ज़्यादा हैं नेशनल असेंबली में, और आप ये चाहते हैं कि मुल्क में ये निज़ाम लेके आया जाए, ये कानून बनाया जाए कि भाई कारोबार के औकात में, अपना नमाज के औकात में जो है वो दुकानों के शटर जो है वो गिर जाएंगे, कारोबार को ब्रेक लगेगा 5 मिनट का, 10 मिनट का जो है, उसके बाद जो है कारोबार दोबारा आप जारी रख सकते हैं, लेकिन नमाज के औकात में कारोबार आपको रोकना पड़ेगा। ये कानून आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली में आपके MNA बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आपकी अक्सरियत है, आप वज़ीर आज़म भी हैं। अब आप ये बिल लेके आ जाएंगे। अब उस चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं, धीरे धीरे इसको समझिएगा। आप ये बिल लेके आए, आप ये कानून लेके आए। अब नेशनल असेंबली के अंदर आप कोई कानून मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा भाई? उसके लिए जो है आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो नेशनल असेंबली है इसके अंदर 342 सीट्स हैं, 342 सीट्स, ठीक है। इसका मतलब है 342 MNAs, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो 342 जो हैं वो MNA हैं। आप ये कानून जब लेके आना चाहते हैं तो 342 में से सपोज़ करते हैं 250 MNA जो हैं वो आपकी पार्टी के हैं, 250 MNA जो हैं वो आपकी पार्टी के हैं, और इन 250 MNA में से 50 MNA जो हैं वो इनको आपने लिया और इनसे क्या बना लिया आपने? कैबिनेट बना लिया, कैबिनेट, काबीना। ये 50 MNA की मदद से आप क्या बनाने जा रहे हैं? अपनी कैबिनेट बनाने जा रहे हैं, अपनी काबीना बनाने जा रहे हैं। तो इन 50 में से एक जो है वो तो हो जाएगा PM, प्राइम मिनिस्टर, और बाकी 49 जो हैं ये क्या बन जाएंगे? मिनिस्टर्स। समझ में आ गई बात? अब ज़रा इस बात को समझिएगा कि 250 MNA आपकी पार्टी के हैं, ठीक है। तो अभी 200 पड़े हुए हैं, सिर्फ 50 जो हैं वो बने हैं, 200 अभी MNA आपके पड़े हुए हैं। सपोज़ कर लें, ये सारा सपोजिशन पे चल रहा है, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी हैं, यानी कि टोटल MNA कितने हैं नेशनल असेंबली के अंदर? 342। 250 उसमें से आपकी पार्टी के हैं। आप क्या कानून लेके आना चाह रहे हैं? नमाज के औकात में कारोबार बंद करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट के लिए। आप बिल लेके आए एक, यही बिल, यही कानून लेके आए। अब क्या होगा जब ये कानून जो है वो नेशनल असेंबली में आएगा? अगेन क्या होगी? वोटिंग होगी। अगेन क्या होगी? वोटिंग होगी। किस सिलसिले में? आया ये कानून पास किया जाए या ये कानून पास न किया जाए। डेफिनेटली आप ये कानून लेके आ रहे हैं। आपके कितने MNA हैं? 250 MNA हैं, ठीक है। 250 MNA हैं। टोटल MNA कितने हैं? टोटल MNA 342 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 92 मेरे ख्याल में बनते हैं, बाकी बच जाने वाले 50 ये हो गए, 40 90, हाँ सही है। 92 जो MNA हैं वो इस कानून को नो करते हैं, मिसाल के तौर पर। लेकिन आपके जो अपने MNA हैं भाई 250, जिसमें से 50 को मिला के आपने अपनी काबीना, अपनी कैबिनेट बना ली, ठीक है। इसमें से एक आप प्राइम मिनिस्टर हो गए और 49 जो है वो मिनिस्टर्स हो गए, फेडरल मिनिस्टर्स। तो आपके पास अभी भी मेजॉरिटी है ना, तो आपके जो जितने भी टोटल 250 MNA हैं वो हक में वोट दे देंगे इसके। तो क्या होगा? ये बिल जो है वो अक्सरियत के साथ, इसको कहते हैं भारी अक्सरियत, हैवी मेजॉरिटी के साथ, भारी अक्सरियत के साथ 250 वोट इस बिल को मिल जाएंगे। जैसे ही नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग के दौरान 250 वोट इस बिल के हक में आ जाते हैं, अब ये बिल जो है वो कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। लॉ, कानून बन जाएगा, हमारे मुल्क का ये कानून बन जाएगा। और जब नेशनल असेंबली के अंदर आपके वोटों से मुंतखब लोग MNA बनेंगे, आपकी पसंद के MNA आएंगे,
आपकी पसंद का वज़ीर आज़म आएगा तो आपकी पसंद के मुताबिक काम होंगे। आपने यकीनन इनको इसीलिए पसंद किया है क्योंकि आपका जहन जो है वो इस्लामी है। आप ये चाहते हैं कि यार हमारे दीन के मुताबिक जो है हमारे मुल्क में निज़ाम होना चाहिए, तो आपने उनको वोट दे दिए और वो आ भी गए। अब डेफिनेटली वो आपके सोच के मुताबिक ही काम करेंगे। तो आपकी सोच यही है ये अच्छा कानून है। अब जब ये कानून बन जाएगा पूरे मुल्क में तो फिर क्या होगा, इसकी पाबंदी करनी पड़ेगी हर एक शख्स को। मुल्क के अंदर जितने लोग हैं सब के सब इस चीज़ के पाबंद होंगे, और जो इसकी पाबंदी नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन होगा, उसके ख़िलाफ़ सख्ती होगी। पुलिस जो है वो फिर जो है वो क्या करेगी, एक्शन लेगी कि भाई ये जो कानून एक बना दिया गया है इस पर आपको अमल करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ये? लेकिन मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं कि नेशनल असम्बली, सेनेट, पार्लियामेंट, यहाँ पर बैठे हुए एमएनए, सेनेटर, वज़ीर आज़म, ये किस निज़ाम का हिस्सा है? फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं। यहाँ पर ये बात देखनी पड़ेगी कि आप ये जो बिल लेके आ रहे हैं ये आपके हुदूद के अंदर होना चाहिए। आप जो कानून लेके आना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, वो आपकी हुदूद में होना चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने जो है वो हद बता दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बता दिए, हद बता दी है। टॉपिक्स असाइन कर दिए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के जो है वो ये टॉपिक होंगे, ये इख्तियारात होंगे, ये इदारे होंगे। फेडरल गवर्नमेंट इनके अंदर कानून साजी कर सकती है, और वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, इनमें कानून साजी कर सकती है, लॉ मेकिंग कर सकती है। आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों को अपनी अपनी हदें बता दी हैं। ये वाला कानून क्योंकि वफाकी हुकूमत की हद में आता है इसलिए वफाकी हुकूमत ने ये कानून बना दिया। क्योंकि देखें, लॉ मेकिंग जो है वो सिर्फ नेशनल असम्बली में ही नहीं हो रही, लॉ मेकिंग जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी हो रही है। इस बात को जहन में रखिएगा। हर सूबे के अंदर असम्बली मौजूद है जो कि प्रोविंशियल असम्बली है, और वहाँ पर MPAs मौजूद हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़। बलूचिस्तान में भी, KPK में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी, चारों सूबों में सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं। सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं तो वहाँ पर MPAs भी मौजूद हैं, ठीक है। और वहाँ पर MPAs मौजूद हैं और आपकी पार्टी के भी MPAs मौजूद होंगे, और आपकी पार्टी के अगर MPAs ज़्यादा हैं आपकी सूबाई असम्बली में तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सीटें ज़्यादा हैं। वही बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बिल्कुल जो मैंने नेशनल असम्बली का बताया ना, वही जो है वो प्रोविंशियल असम्बली का है, सूबाई असम्बली का। सिर्फ एक चीज़, एक फ़र्क को छोड़ के कि नेशनल असम्बली के साथ एक हाउस, नेशनल असम्बली ख़ुद एक हाउस है, इसके साथ दूसरा हाउस भी है जिसको हम जो है वो सेनेट कहते हैं। सूबाई असम्बलियों में सिर्फ एक ही हाउस है, और वो क्या है, वो सूबाई असम्बली बज़ाते ख़ुद है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप जो है आपके MPAs मौजूद हैं, मेंबर ऑफ़ प्रोविंशियल असम्बली, MPA ये मौजूद हैं, आपकी पार्टी के ज़्यादा हैं। आप कोई ऐसा कानून लेके आना चाहते हैं जो कि आपके इख्तियारात के अंदर आता है, आपकी हदों के अंदर आता है, जो आइन ने आपको हद दी है उसके अंदर आता है, तो आप अपने उन जो है वो अपने डोमेन में आप कानून साजी कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं ये जो नमाज वाला मामला था कि नमाज के औकात में जो है वो बंद हो जाएंगे कारोबार, ये वफाकी मामला नहीं है, बल्कि सपोज़ करते हैं ये वफाकी मामला नहीं है बल्कि ये सूबाई मामला है। मतलब कोई भी सूबा अपनी असम्बली में वोटिंग करवा के जो है वो इस कानून को नाफिज कर सकता है। फ़र्क ये है कि हर सूबे के अंदर जो सूबाई असम्बली है उसके अंदर जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जिस पार्टी की ज़्यादा सीट्स हैं, जिस पार्टी के ज़्यादा MPAs हैं, बिल्कुल ऐसी ही कैबिनेट, ऐसी ही काबीना यहाँ भी बनेगी। तो एक काबीना जो है वो फेडरल कैबिनेट हो जाएगा। काबीना, ये कैबिनेट भूलिएगा मत, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। याद रहे सारे MNAs जो हैं वो मिनिस्टर्स नहीं बने थे, ठीक है, सारे MNAs मिनिस्टर्स नहीं बनते।
बिल्कुल इसी तरह सारे एमपीएस जो हैं वो भी मिनिस्टर नहीं बनते। जो फेडरल सिस्टम के अंदर मिनिस्टर हैं उनको हम फेडरल मिनिस्टर कहते हैं, और जो सूबे के अंदर मिनिस्टर होते हैं हम उनको कहते हैं सूबाई वज़ीर या प्रोविंशियल मिनिस्टर। समझ में आ गई बात? तो मिनिस्टर्स भी दो तरह के हो गए, एक वफाकी हुकूमत के मिनिस्टर हो गए, दूसरे मिनिस्टर जो है वो सूबाई हुकूमत के हो गए। जिस तरह वफाकी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट है, बिल्कुल इसी तरह सूबाई हुकूमत के अंदर जो है वो वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट है। समझ में आ रही है बात? ये वफाकी कैबिनेट है नेशनल असम्बली की, और सूबाई असम्बलियों की सूबाई कैबिनेट है, यहाँ पर भी मिनिस्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर वज़ीर दाखिला अगर आप देखें, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला जो है हमारे पास सूबाई वज़ीर दाखिला भी होता है, ठीक है। बहरहाल तो हम अपने टॉपिक से हटे नहीं, तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये जो कानून है ये इसको पास करने का मिजाज सूबा हो सकता है, वफाक नहीं हो सकता। तो सूबा ये कानून जो है वो पास कर सकता है, सूबा ये कानून पास कर सकता है। तो उसके लिए सूबे को क्या करना होगा कि अपनी प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जो है जितने एमपीएस हैं मेजॉरिटी में हैं, दोबारा वोटिंग होगी, बिल आएगा, बिल आने के बाद बिल पे वोटिंग होगी, आपकी पार्टी मेजॉरिटी में है, आपके ज़्यादा एमपीएस हैं, ठीक है, तो आप जो है वोट कास्ट कर देंगे, आपके वोट ज़्यादा आएंगे और ये बिल जो है वो भारी अक्सरियत से पास हो जाएगा और उसके बाद इसको सूबे का कानून बना दिया जाएगा। सूबे का कानून, ठीक है। क्या कानून? कि नमाज के औकात में जो है वो नमाज के औकात में कारोबार बंद रहेंगे। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं हम इंडिया की तरफ। अब हम जा सकते हैं, अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब ज़रा इंडिया की तरफ चलें। इंडिया में भी सूबे थे, इंडिया में भी वफाकी हुकूमत थी, इंडिया में भी सूबाई हुकूमत थी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इंडिया में वफाकी हुकूमत, इंडिया में सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत कैसे बनती है भाई? देखिए बात ज़रा सोचने की है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब अंग्रेज़ की हुकूमत है इंडिया में। अगर इंडिया में अंग्रेज़ की हुकूमत है तो वो वफाकी हुकूमत क्यों बनाएगा भाई? सोचने की बात है ना, अंग्रेज़ वफाकी हुकूमत क्यों बनाएगा? ये बड़ा अहम नुक्ता है। फेडरल गवर्नमेंट अंग्रेज़ क्यों बनाएगा? क्योंकि इंडिया में तो अंग्रेज़ नहीं बसते भाई। इंडिया में तो अंग्रेज़ बड़े लिमिटेड थे, ज़्यादा थोड़ी ना थे। इंडिया में अवामुन्नास कौन थी? हिंदू और मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोग थे। तो अगर इंडिया के अंदर फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है तो इसका मतलब जो है वो ब्रिटिश ने ये इंट्रोड्यूस कराया, बरतानिया ने ये फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। अब ज़रा समझिएगा इस बात को। अगर फेडरल सिस्टम है तो नेशनल असेंबली भी होनी चाहिए, नेशनल असेंबली, और सेनेट भी होना चाहिए। फेडरल सिस्टम के अंदर ये दोनों असेंबलियां होती हैं ना, ये दोनों हाउसेस हैं, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये भी होना चाहिए, ठीक है। और इसी के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर एमएनएस भी होने चाहिए, ठीक है। और एमएनएस कहाँ से आएंगे भाई? एमएनएस जो है वो इलेक्शन की मदद से आएंगे, इलेक्शन की मदद से। एमएनएस जो हैं वो, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे उठा रहा हूँ मैं। इलेक्शन होंगे तो एमएनए आएंगे ना, फिर वो एमएनए जो है वो नेशनल असेंबली में बैठेंगे, सीट्स विन करेंगे। ये एमएनए कौन होंगे? ये बात ज़रा समझिए। अंग्रेज़ तो नहीं हो सकते एमएनए, सोचने की बात है। एमएनए कौन होंगे? डेफिनेटली ये इंडियंस होंगे। ये कौन होंगे? ये इंडियंस होंगे। ये एमएनए बने कैसे? क्योंकि ये एमएनए जो इंडियंस हैं इनको इलेक्शन हुआ है और वोट कास्ट किया गया है, और वोट कास्ट किया गया है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है,
अब यहाँ पर आवाम जो है वो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया के अंदर आवाम जो है वो वोट कास्ट कर रही है। आवाम किसको वोट कास्ट कर रही है? पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सियासी जमात को, ठीक है। अब यहाँ पर दो सियासी जमातें मौजूद हैं, एक तो कांग्रेस है जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी मुस्लिम लीग है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है। एक कांग्रेस है और दूसरी मुस्लिम लीग है। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। 11 सूबे हैं, 11 प्रोविंस हैं। अभी सूबों की बात तो बाद में होगी ना। 11 सूबे हैं या 7 सूबे हैं, 7 या 11, अभी मैं इनकी बात नहीं कर रहा। एग्जैक्ट मुझे फिगर जो है अभी याद नहीं आ रहा सही तरह। ये 7 ही अभी हम करते हैं, या प्रोविंस की कुछ तादाद है। ये इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रही है प्रोविंसेस में उस ज़माने में, क्योंकि अंग्रेज़ जो था उसने सूबे बहुत सारे बनाए भी थे और बिगाड़े भी थे। समझ में आ रही है बात? इस पर प्रोविंसेस के ऊपर मैं अलग से ज़रा तफसील से बात करूँगा। बहरहाल तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है, ठीक है, और उसके अंदर नेशनल असेंबली भी मौजूद है, सेनेट भी मौजूद है। ये सपोजिशन कर रहा हूँ, कहीं को कुछ बच्चे वीडियोस देख रहे हों और वो चीख पुकार मचाना शुरू कर दें, सर इंडिया के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली कहाँ थी भाई उस ज़माने में अंग्रेज़ के, सेनेट कहाँ था अंग्रेज़ के ज़माने में? भाई थोड़ी तसल्ली रखें, तसल्ली रखें। सिर्फ आप ही नहीं है, दूसरे बच्चे भी हैं। अभी मैं उसकी तरफ लेके आता हूँ। बहरहाल ये बता दूँ, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, आपकी जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेचर इसको कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब ये भूलना नहीं है, जिस तरह नेशनल असेंबली है आपके मुल्क के अंदर, जहाँ पर एमएनए मौजूद हैं, जहाँ पर कैबिनेट मौजूद है, जहाँ पर मिनिस्टर मौजूद हैं, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह इंडिया के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसमें नेशनल असेंबली की जगह सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली, इसको कहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। पूरा कर लेते हैं इसको, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। नोट कर लें अपने पास, क्योंकि ये वर्ड अभी जब मैं बुक रीडिंग करूँगा ना इसके अंदर ये वर्ड आपके पास आएगा। अच्छा, यहाँ पर तो हम एमएनए का कहते थे, यहाँ पर क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यहाँ पर मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रहे, सेम सिचुएशन है बिल्कुल। यहाँ पर जो सीटें हैं, यहाँ पर जो सीटें हैं, यहाँ पर जो मेंबर हैं इस असेंबली के अंदर, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कानून बनाने का नेशनल असेंबली के पास इख्तियार मौजूद है। आपने समझ लिया ना, आप ये कानून बना सकते हैं। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं और ये वोट भी कास्ट हो रहे हैं, और एमएनए जो है वोट भी कास्ट हो रहे हैं, और वोट आप अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, या तो आप कांग्रेस को दे रहे हैं या फिर आप मुस्लिम लीग को दे रहे हैं, और उसके नतीजे में आपके जो है वो एमएनए वगैरह या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो है वो बन रहे हैं। कितनी सीट्स हैं यहाँ पर? ये सीट्स जो हैं वो 104 हैं, 102 हैं। इनकी सीट्स के ऊपर अभी हम बात नहीं करते, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ पर आपके जो है वो आ जाएंगे। इस बात को ज़रा समझिएगा कि यहाँ पर अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर हैं वो आके जब बैठ जाते हैं, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो मुस्लिम लीग के हों। अभी तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मामला राइट्स की हद तक है ना, कि भाई मुस्लिम लीग क्या बोल रही है? मुस्लिम लीग बोल रही है कि हमें हमारे हुकूक, मुसलमानों को हमारे हुकूक दे दिए जाएं, ठीक है। कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की जमात है, यहाँ पर इसमें सारे हिंदू मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे मुसलमान मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ मुसलमान भी हैं। ये बता दूँ, कुछ मुसलमान हमारे ऐसे थे जिनका ये ख्याल था कि यार ये जो है ना वो ये वाली पार्टी अच्छी है और इसके अंदर जो है वो रह के हम मुसलमानों के हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, ये उनका ख्याल था, ठीक है। मुस्लिम लीग ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये ख़ास तौर पे बनी ही मुसलमानों के नाम पर थी। इन्होंने बोला नहीं भाई हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए और वही जो है वो सारे के सारे ये मामलात देखेगी, ठीक है भाई। बहरहाल तो यहाँ पर जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आपके इंडियंस आ जाते हैं,
चाहे वो कांग्रेस से आएँ, चाहे वो मुस्लिम लीग से आएँ, बात यह है कि इंडियंस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? लॉ मेकिंग, कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उसको कोई डिनाई नहीं करेगा। अब कानून अगर यहाँ पर ये बना दें तो कानून बनाने का इख्तियार अगर इंडियंस के पास चला गया तो भाई कानून क्या है, लॉ मेकिंग क्या है, लॉ क्या है? हुक्म है, ऑर्डर है। आप ये बोलेंगे कि ये करो, आप ये बोलेंगे कि ये न करो, सारा इख्तियार आपके पास आ गया। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी आर्मी है, जितनी फ़ौज है, चाहे वो अंग्रेज़ों की फ़ौज हो, चाहे वो इंडियंस की फ़ौज हो, वो सब भी आपके इख्तियार में आ गई। इंडिया में जितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जितना टैक्सेस जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, वो सारे टैक्सेस जो हैं उनका इख्तियार आपके हाथ में आ गया। आप कानून बना देते हैं कि यहाँ पर कि भाई जितने भी यहाँ पर अब सोल्जर्स हैं, ठीक है, जितने बड़े बड़े अफसर्स हैं, ठीक है, जो अंग्रेज़ हैं, उनको हटा के यहाँ पर हम जो है वो जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर्स, जितने बड़े बड़े अफसर हैं, सब इनको हटा के हम जो है वो इंडियंस को यहाँ पर जो है वो जनरल्स बनाएंगे, ब्रिगेडियर्स बनाएंगे। तो आपके पास इख्तियार है या नहीं है? आप ज़रा मेरी बात को समझें। इंडियंस के पास सारा इख्तियार आ गया अगर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव की सीट्स को विन कर लेते हैं इंडियंस, और यहाँ पर ये मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं इंडियंस, तो सारा इख्तियार इनके पास आ गया। ये तो पहला कानून ही है बनाएंगे आज़ादी का, आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का। और मानना पड़ेगा सबको, जिसमें अंग्रेज़ खुद भी शामिल है, वो भी मानेगा। लेकिन यही तो नुक्ता है, यही तो वो जगह है जहाँ तक मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स हैं वहाँ पर इंडियंस पहुँचे कैसे? किसने ये हक दिया इंडियंस को कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी बना लें? किसने ये हक दिया आपको कि आप पॉलिटिकल पार्टी जो बनने के बाद आप जो है वो जब आप विन करके जो है वो इस असेंबली में आ जाएं, इस असेंबली में जहाँ पर कानून बन रहा है, जहाँ पर लॉ मेकिंग हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम जो है वो सपोज़ करें कि 100 मेंबर हैं, 100 सीट्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इंडिया की 100 सीट्स हैं, इस पे जो है वो 80 सीट्स पे इंडियंस जो है वो विन कर जाते हैं। 80 क्या 90 सीट्स पे इंडियंस को विन करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ सारी अपनी इंग्लैंड से सारे अंग्रेज़ थोड़ी ना हिंदुस्तान में आ गए। भाई ज़रा बात को समझें, थोड़ी मिकदार है ना अंग्रेज़ों की, फ़ौज थोड़ी है ना, आवाम तो बहुत बड़ा जम गफ़ीर होता है। इंग्लैंड की आवाम थोड़ी ना आई है, आबाद भी हुई है, रह भी रही है, शादी ब्याह भी हो रहे हैं हिंदुस्तानियों के साथ आपस में, वो दीगर मामला है। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ इतनी थोड़ी ना कोई तादाद में होंगे कि इलेक्शन के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा वोट दे दें अपने लोगों को, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो अंग्रेज़ के पास ताकत मौजूद है कि फ़ौज उसके हाथ में है, कोई भी ज़्यादा अड़ी बड़ी करेगा तो फ़ौज उसको उड़ा के रख देगी। बात समझ आ रही है आपको? तो ये सारा का सारा सिनेरियो था जो कि मैं आपको हिंदुस्तान में लेके जा रहा था। अब चलते हैं, ये क्या हो गई फेडरल गवर्नमेंट, मैंने आपको बता दिया। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नेशनल असेंबली, सेनेट, नेशनल असेंबली के अंदर सारी तफसीलात बता चुका हूँ। इसी नेशनल असेंबली की शक्ल ये रही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस वक्त हिंदुस्तान में थी। अब हिंदुस्तान के जितने या इंडिया के जितने प्रोविंस हैं, सपोज़ करें कि 7 प्रोविंस हैं, तो 7 प्रोविंस में 7 प्रोविंशियल असेंबलीज़ भी हैं। प्रोविंशियल असेंबली भी हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, आपकी सोच से ज़्यादा बड़ा है इंडिया। अगर पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया का आप हिसाब किताब करें ना, तो ये बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये पाकिस्तान बना था, बस ये इतना सा, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये रहा बांग्लादेश, और यहाँ पर नेपाल है, और यहाँ पर भूटान है। ये अभी भी देख लें आप, और लंबाई में भी है इंडिया, इसको थोड़ा नीचे लेके जाए ना, ये इस तरह से, ये अभी सब पड़ा हुआ है, इतना बड़ा है इंडिया। यानी कि इंडिया से 2 नए मुल्क बन चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके बावजूद भी इंडिया इतना बड़ा है। आप कंपैरिजन कर लें, इसके अंदर कंपैरिजन कर लें आप, तो उस ज़माने में तो अभी तो पाकिस्तान बना नहीं ना, और अभी तो बांग्लादेश बना नहीं ना, यहाँ पर मालदीव मौजूद है, ठीक है,
सॉरी मालदीव मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, मालदीव तो यहाँ जजीरों की शक्ल में मौजूद है, यहाँ पर वो मौजूद है। नेपाल और भूटान यहाँ पर है, ठीक है। ये बांग्लादेश बन गया, बंगाल जो सूबा था पुराना वाला। तो समझ में आ रही है बात आपको। तो ये जो जितने सूबे हैं अब हिंदुस्तान के अंदर, जितने सूबे हैं, इन सूबों को बना लेता हूँ। तो ये सूबे ये रहे इस तरह, ये बन गए सूबे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सूबे बन गए। तो ये जो 8-10 सूबे हैं, इनके अंदर क्या है, हर सूबे के अंदर सूबाई असेंबली भी मौजूद है, ठीक है। और बिल्कुल वही निज़ाम काम कर रहा है। और सूबे का वज़ीर आला भी होगा, चीफ़ मिनिस्टर भी होगा, यहाँ पर भी यही सिस्टम है। अब क्या उस ज़माने में भी चीफ़ मिनिस्टर या वज़ीर आला होता था सूबे का? नहीं भाई, गवर्नर होते थे, गवर्नर होते थे। पूरे सूबे के निज़ाम को जो चलाते थे वो गवर्नर थे, ठीक है। और इनके ऊपर कौन था? प्राइम मिनिस्टर नहीं था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। आपने वज़ीर आज़म को देखा, प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह जितने सूबे हैं इंडिया में, सबको निज़ाम कौन चला रहा है? बिल्कुल चीफ़ मिनिस्टर की तरह, वज़ीर आला की तरह कौन चला रहा है? गवर्नर चला रहा है। अब ये गवर्नर जो चला रहे हैं, इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? इनके ऊपर गवर्नर जनरल बैठा हुआ है। और गवर्नर जनरल को कौन भेजता है? जो इस इंडिया का निज़ाम चला रहा है, गवर्नर जनरल को भेजता है पीछे इंग्लैंड की पार्लियामेंट। इंग्लैंड में बाकायदा एक ऑफिस बना हुआ है जिसको इंडिया ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये एक ओहदा है इंग्लैंड के अंदर, जिनका काम ही ये था कि इंडिया के मामलात को देखा जाए, ठीक है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट मौजूद है, अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन भी है। हाउस ऑफ कॉमन जो है यहाँ पर, इसमें से वज़ीर आज़म बनता है। तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर इंग्लैंड का मौजूद है, ठीक है। उस प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मौजूद है, उसमें मिनिस्टर्स मौजूद हैं, और उसी प्राइम मिनिस्टर का, उन्हीं मिनिस्टर्स का किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ भी है। और वही प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट और उसके मिनिस्टर्स क्या हैं, कहाँ पर बैठ रहे हैं? लोअर हाउस में, जिसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। वहाँ की सीट्स जो हैं वो वहाँ के मेंबर हैं। और वो जो कैबिनेट बनी है इंग्लैंड की, जिसमें इंग्लैंड के मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं में से एक मिनिस्टर ऐसा है जिसके पास क्या इख्तियार है कि इंडिया का निज़ाम उस मिनिस्टर ने चलाना है। ज़रा बात को समझिएगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म की जो कैबिनेट है, उसमें से जो मिनिस्टर्स हैं, उनमें से एक मिनिस्टर ऐसा है जिसकी ज़िम्मेदारी है पूरे इंडिया के निज़ाम को चलाने की। समझ में आ गई बात? कैबिनेट मिनिस्टर। और वो क्या करेगा? वो इंडिया नहीं आएगा, बल्कि वो किसी को अपनी जगह पर भेज देगा। और वो जो शख्सियत होगी वो कहलाएगी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो है उसकी हैसियत ऐसी ही है जैसी वज़ीर आज़म की है इंडिया में। बात तो समझ आ रही है आपको? और ये गवर्नर जनरल कहाँ जाएगा? ये जाएगा इंडिया की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये गवर्नर जनरल वहाँ पर जाएगा। और ये गवर्नर जो हैं सूबों के, ये कहाँ जाएंगे? ये भी कहाँ बैठेंगे? ये इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही बैठेंगे। अभी इंडियंस का दाखिला यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन इंडियंस का दाखिला वक्फे वक्फे से होगा धीरे धीरे। ये इख्तियार इंडियंस को कौन देगा? इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, इनकी सीट्स पे बैठने का इख्तियार इंडियंस को देगा कौन? ये अंग्रेज़ ही देगा, ये अंग्रेज़ ही देगा। लेकिन एकदम नहीं देगा, धीरे धीरे देगा, धीरे धीरे देगा। वक्त के साथ साथ ये मामला चला था। 1773 से लॉज बनना शुरू हुए थे। इंग्लैंड जो है वो, इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना रही थी। 1773 का कानून मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 1773 में 1800 में 3-4 इसके बाद आगे कानून भी आया, इसकी भी डिटेल है पूरी बताऊंगा। जो उन्होंने एक फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1857 की जंग आज़ादी के बाद, 1858 में, ठीक है। और उसके बाद भी बहुत सारे एक्ट आए हैं, चार्टर एक्ट हैं, ठीक है, 2-3 चार्टर एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इस पे हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में।
ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा सिनेरियो मैंने आपको इंडिया का भी बता दिया है। अब जो हम ये बात करेंगे ना इसके अंदर, ये जो आपकी बुक है पाकिस्तान स्टडी की, और इसके अंदर ये जो कायदे-आज़म, पहले तो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग का क़याम जो अमल में आया पेज नंबर 21 से, अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई है आप लोगों के साथ भाई, वाकई सीखना चाहते हैं तो अब आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग ये मैं जब पढ़ाऊँगा ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग करके, तो फिर अब आपको समझ में आएगा कि मुस्लिम लीग का क़याम अमल में कैसे आया और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग क्या थे। उसके बाद रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जद्दोजहद में मुस्लिम लीग का क्या किरदार रहा। और इसके अंदर जो हमारे पास 5 हेडिंग्स आ रही हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, पॉलिटिकल सेटलमेंट विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ जो है वो सियासी तस्फिया, पॉलिटिकल सेटलमेंट कांग्रेस के साथ, और नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स, मुसलमानों की तादाद। फिर चौथी हेडिंग है सीट्स। आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। जब तक आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी, आपको बात ही समझ में नहीं आएगी कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो थे और ये पॉलिटिकल सेटलमेंट क्यों हो रहे थे यार ये, और ये सीट्स का क्या मामला है। और फिर 5वीं हेडिंग में है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, मुनासिब नुमाइंदगी। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये नुमाइंदगी क्या है, क्या कर रहे थे आखिर वो लोग वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको जब ही समझ आएंगी जब आप इससे पहले वाले पॉलिटिक्स के इस वीडियो के साथ साथ पिछली 2 वीडियोस आप देखें तो आपको पॉलिटिक्स समझ में आए, क्योंकि ये पॉलिटिकल वार थी सारी की सारी जो कि लड़ी जा रही थी। इसमें कोई बंदूक नहीं चली, कोई गोलियां नहीं चली हैं। उसके बाद कायदे-आज़म के 14 पॉइंट्स हैं, ज़िंदगी भर आपको समझ में नहीं आ सकते जब तक आप जो है ये बैकग्राउंड 3 वीडियोस देख के, एक ये वाली और पिछली 2 वीडियोस देख के ज़रा पॉलिटिकल सिस्टम का सिनेरियो समझिए कि इंडिया में उस वक्त हो क्या रहा था। ये कायदे-आज़म के 14 पॉइंट्स, तब जाके आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और मुश्किल इस पाकिस्तान स्टडी के अंदर कुछ भी नहीं है। अगला जो चैप्टर है ना हमारे पास उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, आइनी इर्तका जो है पाकिस्तान का, ये जो है ये भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी पॉलिटिक्स की बेसिक्स जो हैं बहुत अच्छी होंगी। बहरहाल ये पार्ट 16 हो गया। अगले पार्ट में हम डायरेक्टली बुक को फॉलो करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अब इसको हम पढ़ने के काबिल हैं, अब इसको पढ़ेंगे, इसमें से वोकैबुलरी देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।